आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके इस पूरे टेक्स्ट में 6 मेन हेडिंग्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फोर्थ है फैक्ट्रीज कम अप, फिफ्थ है द पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सिक्स्थ एंड लास्ट है मार्केट फॉर गुड्स। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बहुत सी बार हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री ग्रोथ इन दोनों को एक ही जैसा एसोसिएट करते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो यानी फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल अलग मतलब रखता है फैक्ट्री प्रोडक्शन से। अब देखेंगे कि किस तरह। फैक्ट्रीज़ के सेटअप होने से पहले, यानी जब मशीन्स या मिल्स वगैरह नहीं आई थी, उससे पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है इंडस्ट्रियल गुड प्रोड्यूस किए जाते थे, यानी बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता था ऑल ओवर इन इंग्लैंड एंड यूरोप। और ये प्रोडक्शन किसके लिए होता था? ये एक्सपोर्ट करने के लिए होता था। यानी इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से पहले, फैक्ट्रीज़ के सेटअप होने से पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था दूसरे शहरों में या दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस एरा को जब फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता था, उसको हिस्टोरियंस किस टर्म से रेफ़र करते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो फेज़ जब ज़्यादा फैक्ट्रीज़, मिल्स और मशीन सेटअप नहीं हुई थी। इसी तरह हम देखेंगे कि जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन शुरू हुआ, यानी एक से दूसरे मुल्क में हम ट्रेड करने लगे, तो कॉलोनीज़ बननी भी स्टार्ट हुई, यानी एक दूसरी कंट्रीज़ ने एक दूसरे पर कब्ज़ा करना शुरू किया। और इन सब चीज़ों के बढ़ने के साथ साथ जैसे ही ट्रेड बढ़ा, जैसे ही कॉलोनीज़ बढ़ी, तो डिमांड्स ऑफ गुड अपने आप ही इंक्रीज़ होने लगी। और हम ये हमेशा से देखते हैं कि जैसे ही चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन मर्चेंट्स के साथ एक दिक्कत थी कि इन्हें अपना जो प्रोडक्शन है ये एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे टाउन्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो अर्बन क्राफ्ट्समैन थे या ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। गिल्ड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ मर्चेंट, यानी अलग अलग इलाके में जो मर्चेंट के ग्रुप थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और प्लस उनके पास क्या प्लस पॉइंट था कि रूलर्स ने, यानी जो लोकल एरियाज़ के रूलर थे, उन्होंने कुछ मोनोपोलीज दी हुई थी। मोनोपोली मतलब कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए हुए थे, या फिर ये कहा था कि एक जो प्रोडक्ट है वो आप ही प्रोड्यूस करेंगे, उसको कोई और नहीं बना सकता। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स जो हैं वो इन ट्रेड गिल्ड्स को दिए हुए थे, जिसकी वजह से मर्चेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही थी टाउन में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मर्चेंट्स ने ये बिज़नेस सेटअप करना शुरू किया। इन्होंने टाउन्स के बजाय कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब गांव देहात में। इससे इन्हें दो फ़ायदे हुए। पहला कि इनको काम करने के लिए लेबर आसानी से मिल गई। दूसरा, अब इनको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते या आप इस इतने रेट पर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इस तरह की इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। और कंट्री साइड में जो गरीब पीजेंट्स थे और आर्टिसंस थे, इन्होंने काम करना शुरू किया मर्चेंट्स के लिए। दूसरा, एक बड़ी वजह क्या थी कि जब मर्चेंट्स जो है ये कंट्री साइड में आए, इन्होंने एडवांस पेमेंट देनी शुरू की पीजेंट्स को, और इसीलिए पीजेंट जो है वो आराम से इनका काम करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त क्या होता था, जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता था वो गांव वगैरह में तैयार किया जाता था, और उसका जो फिनिशिंग वाला काम था वो लंदन में किया जाता था। यानी कंट्री साइड से प्रोडक्ट जो है कहाँ लाए जाते थे? लंदन। और थोड़े दिनों के बाद लंदन जो है वो जाना जाने लगा एज अ फिनिशिंग सेंटर। तो इन सारे पॉइंट्स से हमें लास्ट कंक्लूजन क्या पता चला कि प्रोडक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता था? मर्चेंट्स। और गुड्स किसके ज़रिए प्रोड्यूस होते थे? पीजेंट्स के ज़रिए। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। इंग्लैंड में जो है फैक्ट्रीज 1730s में ही आ गई थी, लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक आते आते ये फैक्ट्रीज़ का जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। मल्टीप्लाई होने से मतलब यानी फैक्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। और इस एरा को, जब ये 1730s के बाद जो है फैक्ट्रीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, लेट 18th सेंचुरी के बाद फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा सेटअप होना शुरू हुई, इसको कहा जाता है एरा ऑफ कॉटन या कॉटन एरा। और हम ये भी कह सकते हैं
कि कॉटन ही एक ऐसी प्रोडक्शन है जो सबसे पहले इस एरा को सिंबलाइज करती है, यानी फैक्ट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहली प्रोडक्शन होनी शुरू हुई वो थी कॉटन। अगर हम 1760s की बात करें तो ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन जो है वो इंपोर्ट की जाती थी, जो 1787 तक आते आते यानी 27 सालों के अंदर अंदर ये इंपोर्ट जो है कितना बढ़ गया, 22 मिलियन पाउंड्स। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, यानी इतना ब्रिटेन जो है ये इंपोर्ट क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था? इसकी वजह थी रिचर्ड आर्कराइट द्वारा बनाए गए कॉटन मिल, यानी रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंट किया था कॉटन मिल, जिसकी वजह से कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज हो गई। अभी तक जो है वो प्रोडक्शन किसके ज़रिए की जाती थी, फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, यानी फैमिली के मेम्बर्स जो है वो इकट्ठा होकर जो है कॉटन तैयार किया करते थे। लेकिन अब मशीन से ये बनाई जा सकती थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगे और बहुत ही बेहतर क्वालिटी में बनने लगी, यानी चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंक्रीज़ हो गई कॉटन मिल के इन्वेंशन के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीजेंट्स का या मर्चेंट्स का काम जो है वो एकदम ही ख़त्म हो गया। सेकंड सब टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो पहला क्वेश्चन जाहिर है दिमाग में आता है कि ये प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो कितना रैपिड था, यानी कितनी तेज़ी से फैला, और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 1840s तक जो है कॉटन लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज़ का, फर्स्ट फेज़ का। लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन के साथ साथ 1840s तक क्या हुआ कि जैसे जैसे इंग्लैंड ने जो है अपनी कॉलोनी सेटअप करनी शुरू की, इन्होंने क्या किया, अपने रेलवे लाइंस को एक्सपेंड करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है जैसे ही रेलवे लाइन एक्सपेंड होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इससे फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को, यानी जब नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और नई रेलवेज़ बनाई जाएंगी तो उसके लिए हमें आयरन भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, वुड्स भी चाहिए और ज़्यादा मज़दूर भी चाहिए। तो ये वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए। वो फर्स्ट हम देखेंगे कि 1873 तक ब्रिटेन जो है वो एक्सपोर्ट करता था आयरन अबाउट 77 मिलियन यूरोस, जो कि डबल है कॉटन के एक्सपोर्ट का। यानी इतना अब ब्रिटेन कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जितना आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, न्यू इंडस्ट्रीज जो हैं बनी तो थी, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं कर पाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को, यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की जगह नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी, इनकी रिपेयर बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और आसानी से ये लोगों को हैंडल करना भी नहीं आती थी। तो इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त भी जो है ब्रिटेन में 20% लोग जो है फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे और बाकी 80% जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो फैमिली मेम्बर्स मिलकर बनाते थे। थर्ड क्या हुआ कि छोटे छोटे स्मॉल इनोवेशंस होने शुरू किए। इनोवेशन मतलब चीज़ों को बेहतर करना। अब लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन पर ही डिपेंडेंट नहीं थे, वो बाकी दूसरे यानी नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स जो हैं उन पर भी ध्यान देने लगे। जैसे उन्होंने फूड प्रोसेसिंग को बेहतर करना शुरू किया, बिल्डिंग्स को बेहतर करना शुरू किया, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, ये सब जो हैं वो इन सब सेक्टर्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे, यानी अब वो पूरी तरह से सिर्फ कॉटन इंडस्ट्रीज़ पर ही डिपेंड नहीं थे। फोर्थ है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे ये बहुत ही स्लो थे, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैले इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप मतलब वो शहर या वो गांव जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन की जाती थी, उन जगहों पर ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं फैले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने बताया वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी थी और लोगों को हैंडल भी नहीं करने आते थे, तो इसलिए इनका जो स्प्रेड था वो बहुत स्लो था। तो हम ये कह सकते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में एक वर्कर जो है वो मशीन ऑपरेटर ना होकर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन था या एक लेबरर था, यानी अपने हाथ से वो खुद बनाता है या फिर किसी के यहाँ मजदूरी करता है, अलावा मशीन ऑपरेटर के। सेकंड टॉपिक है आपका हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो विक्टोरियन ब्रिटेन से ही ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं थी, यानी आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग मिल जाते थे काम करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ कि मर्चेंट्स ने या इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि वो क्यों इतने ज़्यादा कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करें, यानी इतना ज़्यादा पैसा लगाएं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें मशीन्स लगाने के लिए। इसीलिए वो ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए।
और दूसरी वजह इंडस्ट्रियल क्यों प्रेफर करते थे हैंड लेबर को, सीजनल नेचर की वजह से। यानी अगर वो एक बार मशीन लगा देंगे तो जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो किसी एक सीज़न में ही बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उसकी मार्केट नहीं होती, उसकी डिमांड नहीं होती, तो फिर उसके बाद वो मशीनें 8 महीने के लिए बेकार। जबकि अगर हम हैंड लेबर रखेंगे तो जब काम नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं और जब काम वापस आएगा तो आप उनको वापस रख सकते हैं। तो इसीलिए हैंड लेबर को जो है वो प्रेफर करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट। मशीन्स के आने के साथ साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि जो अब प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो गए थे। स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं सब एक जैसी होती हैं, एक साइज़ की होती हैं, एक कलर की होती हैं, नेचर में एक जैसी होती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो मास मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी ये लार्ज मार्केट के लिए, जब मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तब प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्म और गुड्स स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। लेकिन जो अमीर लोग थे उस वक्त के, जैसे एरिस्टोक्रेट्स और बोर्गीज, ये क्या प्रेफर करते थे, ये हैंडमेड गुड्स प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि ये बेटर फिनिश्ड होते थे और इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड होते थे। यानी एक एक प्रोडक्ट पर काम किया जाता है उस हैंडमेड गुड्स में और केयरफुली डिज़ाइन किए जाते थे। हर प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग होता था। और मशीन के गुड्स जो हैं वो कॉलोनीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते थे। यानी जहाँ पर दूसरी जगहों पर कब्ज़ा हुआ है ब्रिटेन का, वहाँ के लिए वो चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया में भी बाद में हम देखते हैं कि इंडिया से रॉ कॉटन जो है वो ब्रिटेन जाती थी, ब्रिटेन में तैयार होती थी और फिर वहाँ से तैयार कॉटन जो है फिर इंडिया में आती थी बिकने के लिए। सेकंड टॉपिक है आपका लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो जैसे ही लोगों को पता चला, ये ख़बर फैली कि जो है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं और बहुत काम मिल रहा है, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में शहरों में माइग्रेट होने लगे। वो पूरे दिन जॉब तलाश करते और जब उनको जॉब नहीं मिलती या फिर रहने की कोई जगह नहीं मिलती तो वो कहाँ अपनी रात गुजारते, अंडर द ब्रिज और इन नाइट शेल्टर्स में। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में जॉब मिलना इतना आसान नहीं था उस वक्त। जॉब जब तक नहीं मिल सकती थी जब तक आपका कोई रिलेटिव या कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था जॉब तलाश करना। इसीलिए ज़्यादातर लोग बेरोज़गार रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। अगर बिज़ी सीज़न में, यानी जब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, उस बिज़ी सीज़न में अगर किसी को जॉब मिल भी जाती थी तो बिज़ी सीज़न ख़त्म होने के बाद वो दोबारा स्ट्रीट्स पर आ जाते थे। 19th सेंचुरी में वर्कर्स की लाइफ में एक छोटा सा चेंज आया है कि उनकी वेजेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन इनके नंबर ऑफ़ डेज से डिटरमाइन की जाती थी, मतलब एवरेज निकाला जाता था डेली इनकम का कि कितने दिन इन्होंने काम किया और कितनी इनकी टोटल इनकम है, उससे इनका डेली एवरेज निकाला जाता था। तो 19th सेंचुरी तक अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, जॉब्स नहीं थी, और साल में अगर उनको 3 महीने काम मिल रहा है तो उसके बाद 6 महीने के लिए वो बिल्कुल खाली हैं, बेरोज़गार हैं। इसी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत एक्सट्रीमली पुअर हो गई थी। और ये जो डर था लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का, इसने लोगों को नई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ कर दिया। यानी इस डर की वजह से कि वो नई टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, यानी उनकी जगह जो है वो मशीनें ले रही हैं, उनके गुड्स नहीं बिक रहे क्योंकि मशीन मेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। इसी वजह से लोगों ने टेक्नोलॉजी का अपोज़ करना शुरू किया, यानी उसके ख़िलाफ़ जाने शुरू किया। जैसे जो वर्किंग वुमेन थी जो हाथ से स्पिनिंग किया करती थी, उन्होंने स्पिनिंग जेनी, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, इसका अपोज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जॉब छीन रहा है, ये हमारे रोज़गार छीन रही है नई नई टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आफ्टर 1840s कुछ थोड़ा चेंज आया कि बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनने लगी सिटीज़ के अंदर के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, लोगों को घर और रोज़गार, उसके साथ साथ काम, सभी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। दूसरी बिल्डिंग्स ट्रेड वगैरह के लिए बनाई जाने लगी और फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाने लगी। तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों? क्योंकि रोड्स जो हैं वो बड़े किए गए, नई रेलवे लाइन्स बिछाई गई और जो पुरानी रेलवे लाइन्स थी उनको एक्सटेंड किया गया, टनल्स बनाई गई, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम बनाए गए। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार थे। और अगर एक आंकड़े के मुताबिक हम देखें कि नंबर ऑफ़ वर्कर जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में
काम किया वो डबल हो गए 1840s तक, और उसके बाद डबल हो गए सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स तक, यानी लगातार 30 साल तक काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने। तो यहाँ आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर द मशीन इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होती थी इंडियन सिल्क और कॉटन। इंडिया की जो मार्केट है, यानी इंडिया की जो सेल है, वो डोमिनेटेड थी इंटरनेशनल मार्केट में। और जो इतना बड़ा नेटवर्क था एक्सपोर्ट ट्रेड का, जो तो इसमें काफ़ी सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स भी शामिल थे। इनके काम क्या क्या थे? फाइनेंशिंग प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को फाइनेंस करना। जो बड़े मर्चेंट्स और बैंकर्स थे, इनका काम था फाइनेंसिंग करना प्रोडक्शन की, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और एक्सपोर्टर्स को गुड्स सप्लाई करना। और 1750 तक ये नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा जो फैला हुआ था, जो इंडियन मर्चेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा था, ये सडनली टूटने लगा, गिरने लगा, यानी इसका फॉल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज जो हैं इन्होंने पावर गेन कर ली। सबसे पहले इन्होंने लोकल कोर्ट से कुछ राइट सिक्योर किए, और फिर इन्हें मोनोपोली राइट भी मिल गए ट्रेड के यूरोपियंस को। यानी हम अगर आप इंडियन हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो यूरोपियंस ही थे। और जब यूरोपियन कंपनीज़ को जो है वो मोनोपोली राइट दे दिए गए ट्रेड के, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत पुराने पोर्ट्स थे सूरत और हुगली के, जिनसे लोकल मर्चेंट जो हैं वो ट्रेड किया करते थे, वो सब भी ख़त्म हो गए। और इसका असर हमें देखने को मिलता है 17वीं सेंचुरी में। जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड थी हमारी सूरत से, वो 16 बिलियन थी, और 1740 यानी मिड 18th सेंचुरी आते आते ये तकरीबन 3 मिलियन रह गई। और जो अब नए पोर्ट्स बनाए गए, उन पर किसका कंट्रोल था? पूरी तरह यूरोपियंस का। वहाँ कौन सी शिप आती थी? यूरोपियंस की शिप आती थी, यूरोपियन की शिप्स जाती थी। तो इसके बाद हमें, अब ये तो बात हो गई मर्चेंट्स की या बैंकर्स की या बड़े एक्सपोर्टर्स की, तो अब हम ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों ने वीवर्स और आर्टिसंस की लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट किया। सबसे पहले व्हाट हैपन टू वीवर्स? ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो अभी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई थी, इसीलिए इंडियन फाइन टेक्सटाइल की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी पूरे यूरोप में। और साथ ही साथ जो ये फ्रेंच, डचेस और पोर्टुगीज़ थे, और साथ में लोकल ट्रेडर्स भी, ये सब आपस में कंपटीशन करने लगे वोवन क्लोथ सिक्योर करने के लिए, यानी कौन सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर सके या यूरोप की जो है वो डिमांड को फुलफ़िल कर सके। इसकी वजह से जो है वीवर्स को बहुत आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि अब वीवर और जो मर्चेंट्स थे वो आसानी से बार्गेन कर सकते थे, और जो उनको बेस्ट प्राइस दे रहा है उसको वो अपना जो टेक्सटाइल है या जो अपनी रॉ कॉटन है वो सेल कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर लेती है, और क्या ले लेती है? मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, यानी अब जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है, और कोई यहाँ से हमारी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकता। इसकी वजह से उन्होंने क्या करना शुरू किया? सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया। उन्होंने क्या कंट्रोल किया? उन्होंने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया। मतलब अब जो है वो कोई कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ वही ट्रेड करेंगे, वही ख़रीदेंगे सामान और वही बेचेंगे। दूसरा, उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, यानी एक फ़िक्स्ड प्राइस कर दिया, और रेगुलर सप्लाई शुरू कर दी कॉटन और सिल्क की। इस सब मैनेजमेंट को करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। सबसे पहला, कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग ट्रेड और ब्रोकर्स थे, यानी जो दलाल थे, जो अंग्रेज़ों और वीवर्स के बीच में काम करते थे, यानी वीवर्स से रॉ कॉटन लेकर अंग्रेज़ों को देते थे और अंग्रेज़ों से प्रोडक्ट लेकर मार्केट में सेल करते थे, ये सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो है वो सीधा ब्रिटिशर्स और वीवर्स इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था। दूसरा, इन्होंने एक पेड सर्वेंट रखा जिसका नाम था गोमास्ता, मतलब उसको कहा जाता था गोमास्ता, नाम नहीं था, उसको कहा जाता था गोमास्ता। ये क्या करता था? ये वीवर्स को सुपरवाइज़ किया करता था, यानी उनकी निगरानी किया करता था कि वो कितनी सप्लाई है उनकी और कैसा क्वालिटी ऑफ क्लोथ है, कितना इन्होंने रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया, उसका क्या रेट लिया, कितने पैसे इनको मिले, इन सब चीज़ों पर गुमास्ता की नज़र होती थी। दूसरा, ये क्या प्रिवेंट करता था कि कोई और डीलर जो है वो वीवर्स से कांटेक्ट ना करे अदर देन कंपनी, यानी सिर्फ कंपनी ही वीवर्स से कांटेक्ट करे, कोई और बायर ना मिले वीवर्स
वीवर्स को। इसके लिए गुमास्ता क्या किया करता था कि वो लोगों को लोन दे दिया करता था, एडवांस पेमेंट दे दिया करता था, और एक बार जो है ऑर्डर प्लेस हो गया और लोन जो है वो वीवर्स ने ले लिया, उसके बाद वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल बना सकते हैं, वो भी कंपनी के लिए। इसलिए वीवर्स ने क्या किया, जब एक बार वो लोन ले लेते थे उसके बाद उनको लोन भी वापस करना है और रॉ कॉटन भी देनी है, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जो ज़मीनें थीं, क्योंकि अब उनके पास ज़मीनों पर काम करने का टाइम नहीं था, तो इन्होंने अपने लैंड जो है वो लीज़ पर दे दिए वीवर्स ने। लेकिन जैसे जैसे हालात ख़राब होते गए, बहुत सारे विलेजर्स का जो है वो क्लैश हो गया, किससे, गुमास्ता से, यानी वीवर्स और गुमास्ता के बीच में क्लैश हो गया। क्यों? क्योंकि गुमास्ता जो थे वो आउटसाइडर थे, यानी अंग्रेज़ों के ज़रिए चुने गए थे, वो कोई और ही थे। उन्हें गांव वालों से, गांव के लोगों से, उनकी परेशानियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली एक्ट किया करते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त होते थे गुमास्ता। वो बहुत सारे सिपाहियों के साथ एकदम गांव में आते और वीवर्स को जो है वो डिले सप्लाई करने पर पनिश किया करते थे, यानी उनको सज़ा दिया करते थे अगर उनको देर हो जाती थी सप्लाई करने में। इसीलिए इस वक्त में वीवर्स की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि अब इन्हें जो है बार्गेन का स्पेस भी नहीं मिल रहा, ऊपर से जो कंपनीज़ ने प्राइस सेटअप किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो थे, और इनको ना ये लोन पे कर पा रहे थे और इनको पूरा दिन रात अपना वीविंग का काम भी करना पड़ता था। इसीलिए इन्होंने जो है वो धीरे धीरे वीविंग ख़त्म करके और अपनी फील्ड्स में लौटना शुरू कर दिया। थर्ड सब टॉपिक आता है आपका मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। 1811 और 12 के बीच में इंडिया में जो है वो एक्सपोर्ट होता था 33% इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन 1850 से 51 के बीच ये 3% से भी कम रह गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, हम किसी भी कंट्री से कोई चीज़ कब इंपोर्ट करते हैं, यानी कब लेते हैं, जब हमारी कंट्री में वो चीज़ बनती ना हो, यानी हमारी कंट्री में वो चीज़ मिलती नहीं है, हमारी कंट्री में उस चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं है और सोर्सेज नहीं है उसको बनाने के लिए, तब हम इंपोर्ट करते हैं। या फिर हमारी कंट्री में जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और अगर हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्ती है। तो इस वजह से हम दो वजह से इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से। तो इंग्लैंड जो है, जब इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में डेवलप हुई तो इंग्लैंड बहुत बड़ी तादाद में जो है वो दूसरी कंट्रीज़ से इंपोर्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको रॉ कॉटन जो है वो इंडिया या ऐसी दूसरी कंट्रीज़ से बहुत सस्ती मिलती थी, जबकि इंग्लैंड में रॉ कॉटन बहुत महंगी प्रोड्यूस होती थी। तो जो इंग्लैंड के वीवर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दें, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट की जाती है उस पर आप भारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दीजिए। इसकी वजह से जो है वो सभी इंडस्ट्रीज़ को बराबर प्रॉफिट होगा, यानी जो लोग अपने यहाँ की रॉ कॉटन इस्तेमाल करते थे इंग्लैंड के, उनका प्रोडक्ट बनने के बाद महंगा हो जाता था, और जो इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट किया हुआ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती थी उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया गया कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दें। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शुरू किया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो इंडियन मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए। तो अब इंडियन इंपोर्ट्स पर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लग गई, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट करना ख़त्म कर दिया और इंपोर्ट की जो मार्केट है वो एकदम से इंडिया में एकदम डाउन हो गई। तो इंडिया के जो कॉटन वीवर्स थे उनको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एट अ सेम टाइम। एक, उनकी जो है एक्सपोर्ट मार्केट एकदम कोलैप्स हो गई, एकदम ख़राब हो गई, गिर गई, और दूसरा जो उनकी मार्केट थी लोकल, वो मैनचेस्टर इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा भर गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे प्रोडक्ट्स और इनसे एकदम फ्लड जैसा आ गया इंडियन मार्केट में। जाहिर सी बात है, जो मशीन से बने हुए गुड्स हैं वो कीमत में कम होंगे और क्वालिटी में अच्छे होंगे, तो इसलिए वीवर्स जो है वो उनसे आसानी से कम्पीट नहीं कर पाए। और बस यहीं तक वीवर्स की परेशानियां ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि 1860 में वीवर्स को एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो क्या? वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं कर पाए अच्छी क्वालिटी के रॉ कॉटन की, यानी अब उनके यहाँ अच्छी क्वालिटी की रॉ कॉटन नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि सारी जो है वो इम्पोर्ट हो जाती थी और वीवर्स के अपने लिए कुछ भी कॉटन नहीं बच पाती थी। ब्रिटेन को जो है वो कौन कौन सप्लाई करता था रॉ कॉटन? अमेरिका और इंडिया। लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी
तो उसके बाद कॉटन की सप्लाई जो है वो अमेरिका से पूरी तरह रुक गई और अब ब्रिटेन पूरी तरह से डिपेंड हो गया इंडिया पर। तो जो वीवर्स इंडिया में भूखे मर रहे थे उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि वो रॉ कॉटन जो है वो उन्हीं के तय प्राइसेस पर ग्रो करें, यानी ब्रिटिशर्स ने एक प्राइस तय कर दिया कि वो इतने में ही ख़रीदेंगे और अब ज़बरदस्ती ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया। और अब इंडिया की जितनी भी पूरी रॉ कॉटन थी वो कहाँ एक्सपोर्ट होने लगी, ब्रिटेन में। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वीवर्स के लिए एक और नई प्रॉब्लम आ गई। वो क्या थी, क्योंकि फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन भी इंडिया में जो है अब शुरू हो गया और इस वजह से मशीन मेड गुड्स जो है वो इंडिया में एकदम बाढ़ की तरह फैल गए और जो हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड ना के बराबर रह गई। यहाँ आपका थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फैक्ट्रीज कम अप। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।